हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो है राजकोषीय नीति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। राजकोषीय नीति। अब देखो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। गवर्नमेंट मतलब इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी होती है तो उसकी दो पॉलिसी होती हैं। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की पॉलिसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मीन्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस पर डिपेंड करती है, दो तरह की नीतियों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी नीति क्या है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की ग्रोथ मेनली दो पॉलिसी पर डिपेंड करती है। पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति, और दूसरा फिस्कल पॉलिसी मीन्स राजकोषीय नीति। ठीक है, अब जो राजकोषीय नीति होती है, ठीक है, तो ये किससे बना, राज और कोष। कोष मतलब भंडारण, है ना। तो राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय के साधनों के अकॉर्डिंग, मतलब आय किससे होगी, अब मेनली सरकार की टैक्स से, है ना। तो आय और व्यय किस प्रकार से करना है, उसकी जो नीति बनाती है उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति किसके हाथ में रहती है, गवर्नमेंट मीन्स सरकार के हाथ में ये नीति रहती है। और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट मीन्स हमारी संसद भी इस पे क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, ये किसके हाथ में होती है, आरबीआई मीन्स किसी भी देश, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में आरबीआई है, और अगर किसी अदर देश की बात करें तो उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति देखता है। मौद्रिक जो नीति होती है वो मेनली पैसे, ठीक है, करेंसी को बाजार में या करेंसी को कितना वो करना है, ठीक है, तो मतलब करेंसी मार्केट में, जैसे रिजर्व बैंक गवर्न करेगा कि कितनी करेंसी मार्केट में होनी चाहिए, बाजार में होनी चाहिए, जिससे क्या हो, ग्रोथ बनी रहे, जिससे क्या हो, ग्रोथ बनी रहे। ठीक है, जिससे हम जो ग्रोथ की दर है वो बढ़ी रहे, और क्या ना हो, महंगाई कंट्रोल में रहे, किसमें, महंगाई कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो फिजिकल जो पॉलिसी होती है वो मेनली किस पर, किसके लिए होती है, सरकार की आय के स्रोत और सरकार के जो व्यय के साधन है उनके को जो नीति गवर्न करती है, उनको जो नीति मतलब चलाती है सरकार, उस आय और व्यय को, उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। और मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति सरकार में मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, ग्रोथ बनी रहे मार्केट में और महंगाई कंट्रोल में रहे। तो पैसे को कंट्रोल करना, अगर हम बिल्कुल लेमैन शब्द में बोले, बिल्कुल मतलब सिंपल शब्द में बोले, तो आरबीआई देश का, आरबीआई किसी भी देश का सेंट्रल बैंक मार्केट में पैसे को कितना कब डालना है, कितना कब निकालना है, ये किसके थ्रू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कौन करता है, सरकार।
और रूल्स लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट, देश की संसद या राज्यों की विधानसभा, ठीक है। और इसके थ्रू सरकार क्या करती है? अपने आय के साधनों को स्ट्रॉन्ग करती है और अपने व्यय को भी बताती है कि हम इस साल कितना, किस चीज पर कितना व्यय करेंगे, ठीक है। तो हम इन चीज के बारे में, इस चीज के बारे में क्या करेंगे? डिटेल में आगे पढ़ेंगे। किसके बारे में? मेनली राजकोषीय नीति या फिर फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर का, फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ठीक है। अब शायद आपको ये सही से ना दिख रहा हो, लेकिन राजकोषीय नीति में क्या होता है? इनकम होती है, प्रॉफिट होती है, ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो मतलब कैसे, कितना निवेश आना चाहिए, कितनी उधारी, सरकार कितना उधार लेगी, कितना ग्रोथ होगी, कितना प्रॉफिट होगा सरकार को, कितनी सरकार की इनकम होगी, सरकार कितना खर्च करेगी, सरकार कितना टैक्स लेगी, ये सब किसके अंदर आता है? राजकोषीय नीति के अंदर। मतलब राजकोषीय नीति को कौन चलाती है? सरकार या फिर गवर्नमेंट, कार्यपालिका, मेनली कार्यपालिका। और लॉ कौन बनाता है? विधायिका, ठीक है। तो राजकोषीय नीति और फिजिकल पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया, पहले बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा? सरकार द्वारा बनाई गई नीति होती है जो व्यय, कि व्यय का स्तर क्या होता, मीन्स सरकार कितना खर्च करेगी, तथा कर की दरों, मतलब आय, ठीक है। तो किसके बीच में समायोजन रखना चाहती है? व्यय के बीच में और आय के बीच में। मीन्स अगर अपने नॉर्मल घरों में भी देखें तो हमारे घरों में जो इकोनॉमी चलती है, जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था चलती है, वो मेनली इन्हीं दो चीज़ों से चलती है कि हम अपनी आय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? आय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? व्यय करते हैं, ठीक है। कि मतलब हमारी जितनी आय होगी हम उतना ही व्यय करेंगे। तो इसी के बीच में कि सरकार को की कितनी आय है और सरकार को कितना व्यय करना है, उसी की नीति को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। अभी हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन बताया कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, जो कि कौन है? केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। मीन्स आर्थिक विकास के लिए किन दो नीतियों का मेन योगदान होता है? राजकोषीय नीति का तथा मौद्रिक नीति का। इन दो नीतियों का मेन योगदान होता है, ठीक है। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन ये दो नीति हैं जो किसी भी देश की आर्थिक विकास को क्या करती हैं? दिशा देती हैं। अब इसमें क्या आता है राजकोषीय नीति में? मीन्स कराधान, मीन्स टैक्स, मीन्स टैक्स, कि सरकार कितना टैक्स लगाएगी। अब सरकार टैक्स किसके थ्रू लगाएगी? बजट के थ्रू। किसके थ्रू? बजट के थ्रू। आगे हम देखेंगे कि बजट कौन बनाता है, ठीक है, कौन सा सरकार का विभाग है जो बजट बनाता है, ठीक है। तो बजट के थ्रू सरकार क्या करती है? अपने आय को और व्यय को किसके समक्ष रखती है? संसद के थ्रू, संसद के द्वारा लोगों के समक्ष रखते हैं कि इस साल हम कितनी आय करने वाले हैं और इस साल हम कितना व्यय करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार कल्याणकारी योजनाओं में भी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। कल्याणकारी योजनाएं मतलब कि जैसे अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, और पीएम किसान, इन सब में सरकार क्या करती है? लोगों को डायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है, कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाती है। तो कल्याणकारी योजनाओं में भी क्या सरकार का क्या होता है? व्यय होता है। इसके साथ साथ सरकार सब्सिडी देती है ना। जैसे अभी किस पे? सिलेंडर पर, एलपीजी सिलेंडर पर क्या होता है? सब्सिडी। जो घरों में सिलेंडर आते हैं उन पर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। फिर ऋण, सरकार क्या करती है? किसी देश को या किसी को क्या करती है? ऋण देती है, ठीक है। तो उस पर भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद निवेश,
तो सरकार निवेश भी करती है, जिस पर क्या होता है, व्यय होता है। सरकार विनिवेश भी करती है, विनिवेश मतलब चीजों को डिसइन्वेस्टमेंट करना, मतलब बेचना। जैसे सरकार ने आज से 50 साल पहले कोई कंपनी स्टैब्लिश की थी, ठीक है, और बाद में किसी मतलब बाद में सरकार ने उस कंपनी को क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया, मतलब उस या तो उसके क्या कर दिए, कुछ उसका भाग क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब अपने अपनी हिस्सेदारी क्या कर दी, बेच दी। तो इससे सरकार को क्या होगी, इनकम होगी, क्या होगी, आय होगी। ठीक है, तो जो राजकोषीय नीति है मेनली एक किन चीजों को गवर्न करती है, किन चीजों के बारे में होती है, सरकार की आय और सरकार की व्यय। और सरकार अपनी आय व्यय को इस तरह मेंटेन करती है कि क्या बना रहे, अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रहे, मतलब अर्थव्यवस्था कंटिन्यू ग्रो करती रहे। ठीक है, मेनली कितनी नीति होती हैं, दो नीति होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है राजकोषीय नीति, मतलब फिस्कल पॉलिसी, जो कौन बनाती है, सरकार, मतलब कार्यपालिका, और उस राजकोषीय नीति के लिए लॉ कौन बनाता है, विधायिका, मीन्स अब जैसे अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलें तो संसद। और दूसरी क्या होती है, मौद्रिक नीति, जो कौन गवर्न करता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश के लिए। ठीक है, जैसे इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन, आरबीआई। तो इंडिया की मौद्रिक नीति कौन गवर्न करता है, आरबीआई। अब जो मौद्रिक राजकोषीय पॉलिसी होती है, ठीक है, या राजकोषीय नीति होती है, वो कब न्यूट्रल कहलाएगी, मीन्स कब तटस्थ कहलाएगी। ठीक, तो जब सरकार के आय और व्यय कैसे हो, इक्वल हो, मतलब जितना आय आ रही है सरकार उतना क्या कर रही है, व्यय कर रही है। ठीक है, तो उस ऐसी पॉलिसी को क्या बोलेंगे, तटस्थ राजकोषीय नीति। जब सरकार व्यय और कर संग्रह, मतलब सरकार कितना खर्च करती है और सरकार कर संग्रह के थ्रू क्या कर रही है, आय कर रही है, क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, संतुलित बजट रहे। और इस नीति को क्या बोलते हैं, तटस्थ नीति बोलते हैं। मतलब कि हमारी नीति कैसी है, न्यूट्रल है, मीन्स सरकार को ना कोई फायदा, मतलब पैसा बच रहा है, सरप्लस मनी है सरकार के पास, और ना सरकार को कोई कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसी नीति को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या फिर तटस्थ। मीन्स सरकार की जितना सरकार की इनकम हो रही है उतना ही क्या कर रही है, सरकार खर्च कर रही है। ठीक है, और इनकम। नेक्स्ट दूसरी क्या है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का मेन उद्देश्य क्या होता है, जैसे अभी कोविड के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह, मतलब जो देश की जीडीपी है वो क्या हो गई थी, नीचे आ गई थी, तो देश की इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो सरकार क्या कर देती है, इसमें अपने खर्चे बढ़ा देती है। क्या कर देती है, खर्चे बढ़ा देती है। ठीक है, तो सरकार की जितनी आय होती है उससे ज्यादा सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो ऐसी पॉलिसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या विस्तारवादी राजकोषीय नीति। जब सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है और करों को क्या कर देती है, कम कर देती है, तो जिससे क्या होता है, लोगों के पास अधिक पैसा बचे और मांग बढ़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी मान लो, जैसे किसी के पास पहले कोई आदमी पहले 100 रुपये टैक्स के रूप में दे रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, 100 रुपये टैक्स के रूप में दे रहा था। फिर सरकार ने अपने टैक्स में 20% की गिरावट कर दी। जैसे अभी अपन जीएसटी में देख रहे हैं, रिसेंटली क्या हो रहा है, सरकार जीएसटी की दरों में गिरावट कर रही है और उसे क्या कर रही है, और भी रेशनलाइज कर रही है। अब सिर्फ 2 उसमें क्या होंगे, टैक्सेशन होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार सरकार ने क्या कर, जैसे पहले कोई व्यक्ति 100 रुपये टैक्स देता तो उसमें कितनी सरकार ने गिरावट की, 20% की। तो अब उसे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 80 रुपये। तो उसके पास 20 रुपये बचे रहे, तो इन 20 रुपये का क्या करेगा, वो कहीं किसी चीज पे खर्च करेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, किसी भी इकोनॉमी में चीजों की डिमांड बढ़ेगी।
है ना। और डिमांड बढ़ेगी, जब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जब कोई चीज़ कोई डिमांड कर रहा है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए तो उसका प्रोडक्शन भी होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, और हमारे देश की जीडीपी मीन अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, ग्रो होगी। तो एक्सपेंशनरी या फिर विस्तारवादी राजकोषीय नीति कब लाई जाती है, जब हमारे मतलब देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही होती है। तो सरकार दो स्टेप लेती है, कौन कौन से, कि पहले सरकार क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग मीन्स अपने खर्चे बढ़ा देगी और लोगों के टैक्स क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। तो जहां लोग पहले कुछ, जिससे क्या हो, लोगों के पास क्या होगा, पैसा बचेगा और लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी में क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड जब बढ़ेगी तो जैसे आईफोन की डिमांड बढ़ेगी तो आईफोन की कंपनी क्या करेगी, उस आईफोन को उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, और जब प्रोडक्शन करेगी तो उतनी ज़्यादा नई फैक्ट्री लगेगी किसी चीज़ की, और जब फैक्ट्री लगेगी तो देश की क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ये लिखा है यहाँ कि जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है वो कब अपनाई जाती है, जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, और देश में क्या हो, जो मतलब आर्थिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो क्या हो, धीमी वृद्धि से हो। तो तब सरकार क्या करती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर विस्तारवादी राजकोषीय नीति लेके आती है। जैसे कोविड के समय पे आपने सुना होगा कि सरकार ने 20 लाख करोड़, कितना, 20 लाख करोड़ के लगभग रुपए मार्केट में डाला था, किसके लिए, मतलब सरकार इससे कई प्रकार के खर्चे बढ़ाए, सरकार अपने 20 लाख करोड़ का क्या करेगी, सरकार अपने क्या करेगी, खर्चे बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट में लोगों के पास पैसा आएगा और लोग फिर चीज़ों की डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगी, और धीरे धीरे कंट्री फिर से ग्रो करने लगी, मतलब जीडीपी उस देश की आर्थिक या अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या फिर विस्तारवादी राजकोषीय नीति कब लाई जाती है, जब किसी देश क्या हो, कोई भी देश मंदी से गुजर रहा हो, उस देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, या फिर उस देश में जो आर्थिक वृद्धि है वो बहुत धीमी गति से हो रही है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति होती है। और सरकार इसमें क्या करती है, अपने खर्चे क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और लोगों के टैक्स क्या कर देती है, थोड़ी कम कर देती है, जिससे उनके पास क्या हो, पैसे बचे, ठीक है। अब संकीर्ण या संकोचकारी राजकोषीय नीति मीन्स कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या करती है, उस उल्टा जो अपन ने पिछला देखा था विस्तारवादी राजकोषीय नीति, इसमें खर्च सरकार क्या करती है, अपने वो खर्चे क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और टैक्स क्या कर देती है, कम कर देती है। इसमें उल्टा करती है, सरकार अपनी खर्चे को क्या कर देती है, कम कर देती है, और टैक्स क्या कर देती है, ज़्यादा कर देती है। ये कब होता है, जब इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, मतलब उस देश में महंगाई, जब किसी देश में ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो सरकार फिर दो प्रकार की चीज़ें करती है, क्या करती है, टैक्स जो भी कर है उन्हें बढ़ा देगी, और सरकार अपने खर्चे जो भी सरकार खर्च कर रही है बहुत तेजी से पैसा, उन पैसों को कम कर देगी, ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इकोनॉमी, मतलब सरकार संकोच कर रही है, क्या करने में, खर्च करने में, कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना जाए, जिससे क्या होगा, नहीं तो लोग क्या होगा, ज़्यादा खर्च करेंगे, और उससे क्या होगा, और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। अब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, या फिर हाँ यही समझते हैं कि महंगाई कब बढ़ती है। जैसे लोगों के पास पैसा आया, किसके पास, मनी, ठीक है, लोगों ने क्या की, डिमांड, अब लोगों के पास डिमांड, पैसा आएगा तो लोग किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ खर्च करेंगे उस पैसे को। अब ये डिमांड अगर उनकी क्या हो गई, उन्हें अपने डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल गए,
तब तो ठीक है, मतलब जितनी डिमांड बढ़ रही है, अगर उस देश में उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, ग्रो करेगी, मतलब अर्थव्यवस्था क्या होगी, फिर से मतलब ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर ये डिमांड, जो भी चीज की डिमांड है, उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन मैच नहीं कर पा रहा है उस चीज की डिमांड से, तो फिर क्या होगा, महंगाई। क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग होंगे कुछ चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और क्या है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है, तो क्या होगी, महंगाई। और जो अर्थव्यवस्था है वो फिर अब वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, तो सरकार जो संकोचनकारी राजकोषीय नीति है वो कब लेके आती है, महंगाई की समस्या को निपटने के लिए। इसमें सरकार क्या करती है, अपने जो खर्च हैं उन्हें कम कर देती है और टैक्स बढ़ा देती है, जिससे यहाँ भी लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा और यहाँ भी लोग जो इनडायरेक्टली लोगों के पास पैसा जा रहा है सरकार के खर्च करने से, वो भी कम रहेगा, जिससे लोग क्या करेंगे, कम चीज़ों को परचेस करेंगे और क्या हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखें, जब कोविड की बाद सरकार ने बहुत सारे पैकेज निकाले थे, किसके लिए, सरकार ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई थी, फिर देश में एकदम से महंगाई बढ़ी थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद फिर सरकार ने कौन सी पॉलिसी अपनाई कुछ 1-2 साल के लिए, कौन सी, संकीर्ण राजकोषीय नीति या संकोचनकारी राजकोषीय नीति, और सरकार ने अपनी स्पेंडिंग क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फिर अभी करेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या देखा गया कि अभी रिसेंटली सरकार ने अपने मतलब महंगाई के जो टारगेट हैं, महंगाई के टारगेट क्या है, 4 ± 2, मतलब 2 से लेके 6%, 2 से लेके 6% के बीच में महंगाई रखने हैं। तो अब जो देश की महंगाई है वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो सरकार को कौन सी नीति अपनानी पड़ी, संकीर्ण राजकोषीय नीति सरकार को अपनानी पड़ी। अब राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, तो जो भी राजकोषीय नीति सरकार फॉलो करती है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, तो अभी तक अपन ने मेन उद्देश्य क्या देखे कि सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है, देश की आर्थिक प्रगति करना, ये मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो देखो अब किसी भी देश में या जितनी भी डेवलपिंग कंट्री के एग्जाम्पल लें, तो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री है ना, विकासशील देशों में क्या हो रहा है, संसाधन जो हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है। कैसे संसाधन हैं, लिमिटेड है। ठीक है, मतलब हमारे पास संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे उनका यूज करें, तो हमें लिमिटेड संसाधनों का क्या करना है, उचित उपयोग करना है, जिसके लिए सरकार को क्या लानी पड़ती है, एक अच्छी राजकोषीय नीति लानी पड़ती है। ठीक है, और सरकार जब अपने संसाधनों का उचित उपयोग करती है तो सरकार के पास जो भी पूंजी होती है उसका निवेश कहाँ करती है, उत्पादक क्षेत्रों में। ठीक है, तो अगर सरकार अपना निवेश उत्पादक क्षेत्रों में कर रही है, ना कि ऐसे ही पैसा बांट रही है कई चीजों में, तो क्या होगा, देश की आर्थिक प्रगति होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का या राजकोषीय नीति का दूसरा क्या है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, अब आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमेशा महंगाई, धीरे धीरे आर्थिक प्रगति के साथ महंगाई भी कई बार बढ़ जाती है। तो जब भी अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी और अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे लोगों के पास क्या होगा, कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, और कम पैसा बचेगा तो लोग क्या करेंगे,
कम डिमांड करेंगी, और जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप उन चीजों के कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें आर्थिक स्थिरता बनाए रखनी है, मतलब ग्रोथ हो, मीन्स आर्थिक प्रगति तो हो लेकिन महंगाई ज्यादा ना हो, और जो ग्रोथ हो रही है, मतलब जो प्रगति हो रही है वो एक क्या हो, एक टिकाऊ तरीके से हो, मतलब कुछ सालों तक कंटिन्यू चले। ठीक है, फिर क्या है, सरकार मतलब राजकोषीय नीति के थ्रू क्या करती है, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देती है, वो तो अपन देख चुके हैं, जिसमें जिससे क्या होती है, जीडीपी की दर बढ़ती है ना। फिर आय और संपत्ति का पुनः वितरण, जिससे क्या होता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। अब सरकार ये कैसे करती है कि मतलब राजकोषीय नीति के थ्रू, है ना, सरकार क्या कर रही, संपत्ति और आय का पुनः वितरण कर रही। ठीक है, तो ये भी राजकोषीय नीति के थ्रू पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि जब मान लो सरकार टैक्स ले रही है, कौन से टैक्स ले रही है, इनकम या फिर आयकर ले रही है। ठीक है, इस आयकर में क्या होता है, कोई भी आयकर हो, अगर किसी की मतलब एक अगर ऐसा ग्राफ बनाए, मींस अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो धीरे धीरे आपके टैक्स के रेट भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको यहाँ तक कोई टैक्स नहीं देना, फिर आपकी इनकम यहाँ तक बढ़ेगी तो फिर आपको टैक्स लगेगा। तो आयकर में क्या होता है, आयकर एक प्रगतिशील कर है, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा रिच हो, आप बहुत ज्यादा अमीर हो, तो आपको क्या होगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई अमीर आदमी से सरकार क्या कर रही है, टैक्स, ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है, और बाद में राजकोषीय नीति के द्वारा इस जो पैसा सरकार ने कलेक्ट किया है वो कहां कर देगी, लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर देगी। क्या कर देगी, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर देगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक से टैक्स से पैसा, जो ज्यादा अमीर है उससे क्या कर रहे हैं, टैक्स से पैसा ले रहे हैं, और दूसरे से क्या कर रहे हैं, उसे उस कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू उसको लाभ पहुंचा रहे हैं जिसको जरूरत है। तो राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य क्या है कि आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना, और जब सरकार आय और संपत्ति का पुनः वितरण करती है तो क्या मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है। ठीक है, रोजगार सृजन करना, जैसे क्या बताया कि सरकार रोजगार सृजन कैसे होगा, जैसे सरकार मान लो ज्यादा खर्च कर रही है, प्लस सरकार इसके साथ साथ क्या कर रही, लोगों के टैक्स की दरें क्या कर दी, कम हो गई। अब लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा रुपए होंगे खर्च करने के लिए, इन रुपए से क्या होगा, वो कोई ना कोई चीज खरीदेंगे, तो उस चीज में, उस चीज को लेके मार्केट में उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो डिमांड के साथ साथ जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनी क्या करेंगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, उत्पाद करेगी। अब कोई कंपनी ज्यादा उत्पाद करती है तो उसे अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेंगी, अपनी फैक्ट्री लगाएंगी, वो फैक्ट्री लगाएंगी, नई नई उत्पाद करेंगी, तो क्या होगा, क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। लास्ट है घाटा नियंत्रण करना तथा ऋण प्रबंधन करना। ठीक है, तो सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा क्या करती है, घाटा, जो राजकोषीय घाटा है उसको क्या करती है, प्रबंधन करती है।
अब राजकोषीय घाटा को अपन आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ इतना समझ लो कि मान लो सरकार को टोटल पैसे कितने आए टैक्स के, या टोटल आय कितने की हुई 500 रुपये की, और टोटल खर्च कितना कर दिए सरकार ने 600 रुपये, ठीक है। तो ये 100 रुपये का क्या है, घाटा है। इस घाटे को कैसे पूरे करेगी, क्योंकि खर्च तो करना है, सरकार 600 रुपये खर्च कर रही है, तो इस 100 रुपये उसे चाहिए, तो ये क्या करेगी सरकार, लोन लेगी, कर्ज लेगी सरकार, क्या करेगी सरकार, लोन के थ्रू ये पैसा होगा। तो घाटा नियंत्रण करना मतलब सरकार अपने लोन पर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी कि अब हमें इस साल इतना लोन या इतना कम लोन लेना है पिछले साल से, ठीक है। और ऋण को, जो भी ऋण ले चुकी है उसको क्या करना, प्रबंधन करना, जिससे भविष्य में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लोन लेते जाएं। जैसे अगर मैं हूं या कोई भी पर्सन है, अगर वो मंथली क्या कर रहा है, 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और हर महीने कुछ ना कुछ अपना बेच देता है, और उससे 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 क्या हो जाता है, उसे 25,000 की एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो ये एक्स्ट्रा जो इनकम हो रही है ये उसकी सैलरी थोड़ी है ना। तो कब तक चीजें बेचेगा, तो इसलिए हमेशा क्या करना पड़ता है, ऋण का प्रबंधन करना पड़ता है। मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा ये हम कब तक उधार लेंगे। अगर हम उधार भी ले रहे हैं 25,000, तो इसे हम सैलरी थोड़ी मान लेंगे, ऐसे तो हम हर साल कुछ ना कुछ उधार लेते रहेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा ऋण का क्या करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है। हमें स्रोत देखने पड़ते हैं कि क्या हम इस ऋण जो हमने लिया है उसको चुका पाएंगे, और जब उसे चुका सकते हैं तभी वो ऋण कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा, मतलब चल सकेगा, और देश आगे अपनी आर्थिक प्रगति करता रहेगा। जैसे अभी हमने कुछ देशों में देखा है, कौन से सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, जो हालत श्रीलंका की होती है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ लोन लेते गए, है ना, दूसरे देशों से, और एंड में उन्हें क्या हुआ, उनके देश में एक आर्थिक अस्थिरता आ गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना लोन ले लिया जो कैसा था, नियंत्रण से बाहर हो गया था, है ना। तो अब वो उसको चुकाने में अक्षम रहे। फिर भारत ने भी श्रीलंका की मदद करते हुए क्या किया, श्रीलंका में आर्थिक प्रगति या आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश की, और श्रीलंका को कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब ऐसा लोन जो श्रीलंका कहीं भी खर्च कर सकता है कम ब्याज की दरों पर, और कुछ ग्रांट मतलब दे दिया, श्रीलंका को उपलब्ध कराया, जिसके बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ पाई। अब यहाँ 4 लग गया, यहाँ क्या करना है, 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कैसे, किसके, राजकोषीय नीति के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे पहला व्यय, राजकोषीय व्यय मतलब आपका व्यय या एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है। अब खर्च कर रहे हो तो इनकम भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनकम, मतलब आपकी आगम कितनी है, ठीक है, आपकी आय कितनी है, क्या है, आय। और अगर आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो, तो उस लोन का, उस घाटे का क्या कर रहे हो, प्रबंधन कैसे कर रहे हो। नहीं तो आप तो कंटिन्यू लोन लेते जाओगे, वो क्या बोलोगे कि हमें थोड़ी चुकाना है, 20 साल बाद जो सरकार आएगी वो चुकाएगी। लेकिन अगर ऐसा सब कोई लोन लेता रहा तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये अनसस्टेनेबल बन जाएगा, मतलब ये कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, घाटा प्रबंधन भी करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार ने क्या बनाया है, एक FRBM एक्ट या कानून बनाया है, जिसमें घाटा प्रबंधन के बारे में सरकार के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। अब सरकार किन किन चीजों पर व्यय करती है, ठीक है, तो सरकार किसके कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। व्यय जो करती है उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक व्यय होता है। मीन्स सरकार फिस्कल पॉलिसी में जो भी व्यय करती है वो मोस्टली किसके लिए होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, पब्लिक के लिए, ठीक है। सरकार मतलब जो भी व्यय करती है इसमें राजकोषीय नीति के थ्रू वो किसके लिए होते हैं,
जनता के लिए या लोगों के लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, लोक व्यय बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, प्रशासन का संचालन, मान लो पुलिस है तो पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है। मान लो कलेक्टर है, ठीक है, डीएम है, उसको भी सैलरी की ज़रूरत है, वो भी किसी न किसी सैलरी पर काम कर रहा है। तो प्रशासन के संचालन के लिए इतना ऑफिस बना है, कलेक्ट्रेट जो बनी रहती है, उसको भी मतलब अपने प्रशासन चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के पैसे की ज़रूरत होती है। वो सब कहाँ से आता है, सरकार से आता है। फिर सरकार किस पर व्यय करती है, जन कल्याण की सुविधाओं पर सरकार व्यय करती है, कि मतलब नई नई पॉलिसी निकालती है। जैसे सरकार ने अभी क्या निकाली, पीएम किसान, है ना। फिर क्या हो निकाली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर क्या निकाली, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। ऐसी बहुत सी सरकार, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। तो ऐसी सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी होती है जिन पर सरकार क्या करती है, जन कल्याण के लिए काम करती है और पैसे खर्च करती है। अब सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, वो भी किसका पार्ट होता है, सरकार के व्यय का पार्ट होता है। मतलब राजकोषीय व्यय का पार्ट होता है क्या, देश की सुरक्षा। जैसे अभी पाकिस्तान का हुआ था, तो एक रिपोर्ट आई थी उसी समय जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, कि हर ड्रोन को ख़त्म करने के लिए कितने का खर्च होता है, $50,000 का खर्च होता है हर ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जो भी उस तरफ से फेंके जा रहे थे। तो उन सब में भी पैसा लगता है। तो ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर कोई देश सुरक्षित नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें या तो आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है या वो दूसरे देश से वो होता रहता, तो उसमें क्या कोई निवेश करेगा, है ना। अगर निवेश नहीं करेगा, लोग निवेश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी आर्थिक प्रगति क्या होगी, बाधित होगी, है ना। आर्थिक प्रगति क्या होगी, बाधित होगी। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पे खर्च करने से, अगर कोई देश सुरक्षित है, लोग वहाँ के सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो भी पे क्या होता है, मतलब उसका फर्क किस पे पड़ता है, आर्थिक प्रगति पे पड़ता है। अगर लोग किसी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो देश और अच्छे से विकास करेगा। अगर लोग किसी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ उतनी सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ क्या कोई कंपनी जाएगी इन्वेस्टमेंट करने, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी क्या करती है, अपने हिस्सेदारी निभाती है किसमें, आर्थिक प्रगति में और आर्थिक विकास। देश के आर्थिक विकास के लिए भी सरकार क्या करती है, व्यय करती है, ठीक है। अब व्यय दो प्रकार के होते हैं। देखो एक चीज देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। व्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा व्यय होता है, राजस्व व्यय, और एक कौन है, पूंजीगत व्यय, ठीक है। यहां लिख देंगे राजस्व आय, ठीक है, और यहां क्या लिख देंगे, ये क्या होगा, पूंजीगत आय, ठीक है। अब राजस्व आय का मतलब क्या होता है, ऐसी आय जो सरकार को शॉर्ट पीरियड में मिलती है, मतलब एक साल से कम में बराबर मिलती जाती है। जैसे सरकार टैक्स लगाती है ना। टैक्स भी कितने प्रकार के होते हैं, या तो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा जो आप खुद भरते हो, या फिर टैक्स कैसा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो आप मतलब कोई आपके बिहाफ में, आपके बदले में कोई थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति उस क्या करता है, उस टैक्स को भरता है,
ठीक है, तो टैक्स हर साल देते हैं, इसलिए टैक्स किसका पार्ट हो गया, राजस्व आय का पार्ट होता है। ठीक है, तो पूंजीगत आय और राजस्व आय में क्या डिफरेंस है कि राजस्व जो आय होती है सरकार की वो शॉर्ट पीरियड में होती है, और जो पूंजीगत आय होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, एक लंबे अंतराल के लिए होती है। अब राजस्व आय में और क्या होगा, सरकार क्या कर रही है, नॉन टैक्स, है ना, जैसे फी, कहीं से क्या कर रही है, फीस सरकार कलेक्ट कर रही है। ठीक है, सरकार किसी को जुर्माना लगाया, है ना, फाइन लगाया किसी को, तो सरकार उस फाइन से भी पैसे कलेक्ट कर रही है। तो ऐसे आय क्या होती है, नॉन टैक्स, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, आपको ये नहीं लग रहा कि आपकी अगर गाड़ी पर आप गाड़ी रखे हो तो आपको कुछ परसेंट देना पड़ेगा, आपको पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा, है ना, मतलब आपको एक टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता, जब आपको जुर्माना लगाया जाएगा जब ही आपको देना पड़ेगा। तो कुछ टैक्स होते हैं जो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं, आपको अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं जो भी आप खरीदते हैं, और कुछ नॉन टैक्स होते हैं जैसे कि फ़ी, जब आप कहीं घूमने जाते हो तब आपको पे करनी पड़ती है, आप कुछ सर्विस यूज करते हो तब आपको पे करनी पड़ती है, या फिर जुर्माना, आपने कोई कानून का उल्लंघन किया तो आप पर जुर्माना लगता है। तो राजस्व की जो आय होती है वो क्या होती है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और जो पूंजीगत आय होती है ना, कैपिटल असेट होती है, वो क्या होती है, एक लंबे अंतराल के लिए होती है। ठीक है, जैसे मान लो सरकार की कोई कंपनी थी और सरकार ने उसे क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया, क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया। क्या कर दिया, विनिवेश किया सरकार ने वहां। ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ इनकम होगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ इनकम होगी। ठीक है, अब ये इनकम तो है नहीं है कि सरकार मतलब बेचती जा रही वो खत्म नहीं हो रहा, सरकार ने आज 20% कर दिया तो सरकार की हिस्सेदारी क्या होगी, 20% कम हो गई। अगर सरकार अगली साल 20% कम करती है, अपनी हिस्सेदारी विनिवेश करती है, तो फिर से 20% कम हो जाएगी। तो एक लंबे अंतराल के लिए होती है, जैसे सरकार ने लोन लिया किसी देश से, ठीक है, तो वो क्या है, हमारी पूंजीगत आय है। ठीक है, तो पूंजीगत आय, अब ये लोन है तो मान लो ये 20 साल के लिए है, तो तुरंत तो नहीं चुकाना कि हर साल हम लोन वो चुकाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लोन लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो पूंजीगत आय हमेशा कैसी होती है, लंबे अंतराल के लिए होती है। अब पूंजीगत व्यय देखें तो ये भी सरकार व्यय करती है लंबे अंतराल को ध्यान में रखते हुए, मतलब लॉन्ग पीरियड को ध्यान में रखते हुए। कैसे, जैसे सरकार रोड, है ना, और क्या, पुल बना रही है, या फिर कोई फैक्ट्री लगा रही है। ठीक है, तो इन सब के लिए, अब ये तो है नहीं है कि रोज रोड बन रहा है, वही रोड अभी आज बन रहा है वो कल ही बन रहा है ना, तो उस पैसे का जो खर्च हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च हो रहा है, कि एक बार रोड बना दी 4-5 साल चलेगी, फिर उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे, एक बार पुल बना दिया तो 30-40 साल चलेगा, फिर उसका मेंटेनेंस करते रहेंगे। तो पूंजीगत आय में क्या होता है, एक लंबे अंतराल के लिए सरकार व्यय करती है। कोई फैक्ट्री लगा दी तो उससे क्या होगा, एक लंबे अंतराल के लिए उस पर काम चलेगा। ठीक है, राजस्व व्यय कैसे होते हैं, ये व्यय भी कैसे होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि राजस्व लिखा तो क्या क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड, छोटे का टाइम पीरियड के लिए। जैसे सैलरी, सरकार क्या करती है, सैलरी पे करती है। जैसे सब्सिडी, सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो ये सरकार को, जैसे अब किसी ने एक प्रोडक्ट आज खरीदा, दूसरा कल खरीदा, तो सरकार को दोनों पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, तो एक चीज बेसिक समझना कि रेवेन्यू या राजस्व आय जो होती है वो सरकार क्या करती है, टैक्स और नॉन टैक्स चीजों से कलेक्ट करती है, कर, है ना, किससे कलेक्ट करती है, टैक्स और नॉन टैक्स चीजों से। ठीक है, और राजस्व व्यय जो होता है वो सरकार को खर्च करना पड़ता है, मतलब हर साल हर महीने कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। पूंजीगत आय होती है जो, वो हमेशा लंबे अंतराल को ध्यान में रख के उसे खर्च किया जाता है, या
उससे इनकम उससे क्या किया जाता है, इनकम ली जाती है। और जो पूंजीगत व्यय होता है उसे लंबे समय के अंतराल के लिए क्या किया जाता है, ध्यान में रख के उस पैसे को खर्च किया जाता है। यहाँ इनकम ध्यान में रखी जाती है कि इससे हमें कितना मिलेगा, और यहाँ खर्च को किया जाता है कि मतलब हम पुल बना रहे हैं तो ये कितने साल चलेगा, तो एक लंबा अंतराल है। ऐसी फैक्ट्री बना रहे हैं तो ये कई सालों तक चलेगी, रोजगार जनरेट करेगी, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के आधार पे हमने अपने क्या किया कि जो शॉर्ट पीरियड के खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोलते हैं। और जो शॉर्ट पीरियड की इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं, राजस्व आय बोलते हैं। ऐसी जो लॉन्ग पीरियड के लिए सरकार खर्च करती है, लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय बोलते हैं। और जो सरकार लंबे समय के लिए इनकम जनरेट करती है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीगत आय बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ अभी अपन देखेंगे, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि सरकार राजस्व में व्यय किन किन चीज़ों पर करती है। तो राजस्व में जब भी व्यय करती है तो हमने मेनली क्या बताया था कि राजस्व में व्यय जब किया जाता है तो मेनली कैसी चीज़ों के लिए किया जाता है कि जिनसे कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। तो मेनली जैसे सैलरी हुआ, सैलरी का एग्जाम्पल बताया था, है ना। सरकार सैलरी में क्या करती है, पैसा खर्च करती है। सरकार सब्सिडी में पैसा खर्च करती है, बताया था। और सरकार इसके साथ साथ और किस में खर्च करती है, पेंशन देती है ना। तो ये सरकार को करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो सरकार को राजस्व व्यय करना ही करना पड़ता है, चाहे जो कुछ हो। ठीक है। तो और दूसरी बात ये होती है कि इसमें किसी भी संपत्ति का निर्माण, स्थायी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है राजस्व व्यय में। मतलब आप किसी को सैलरी दे रहे हैं या किसी को पेंशन दे रहे हैं तो कौन सी मतलब संपत्ति का निर्माण होगा। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखा, वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी। अब जैसे सरकार ने लोन लिया तो लोन तो लिया 20 साल के लिए, कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन उसका ब्याज, इंटरेस्ट तो हर साल लगेगा। तो जब कोई भी चीज हर साल लगती है, ठीक है, या मतलब एक छोटे पीरियड में हर बार देनी पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। और यहाँ किसी भी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। ठीक है। तो सब दो तीन चीजें देखी कि राजस्व व्यय में क्या होता है, कोई भी स्थायी संपत्ति का निर्माण नहीं होता और एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। मतलब वो पैसा फिर लगेगा कुछ समय बाद, जैसे सैलरी है तो हर महीने देनी है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वेतन, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी। दूसरा क्या है, अब आते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में क्या होता है, स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे हमने क्या बताया था, पूंजीगत व्यय में क्या होता है, रोड बनाया, क्या बनाया, रोड बनाया, फैक्ट्री बनाई, पुल बनाया, है ना। तो इन सब चीजों में ये क्या हो रही, एक स्थायी संपत्ति बन रही है। ठीक है। जैसे क्या हो गया, सड़क, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, इन सब में एक स्थायी संपत्ति बन रही है। तो राजस्व व्यय में स्थायी संपत्ति नहीं होती, पूंजीगत व्यय में एक स्थायी संपत्ति बनती है। राजस्व व्यय शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, पूंजीगत व्यय लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के किए जाते हैं। ठीक है। और राजस्व ठीक है। और राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो करना ही करना है, जैसे मैंने बताया कि अब सैलरी देनी है तो देनी है। ठीक है। पूंजीगत व्यय एक प्लानिंग के थ्रू किए जाते हैं कि हाँ इतना करेंगे, इससे इतना फायदा होगा। तो पूंजीगत व्यय हमेशा किसके थ्रू किए जाते हैं, प्लानिंग के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं आय। तो व्यय देख लिया, व्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब आते हैं आय। तो सरकार को आय किन किन चीजों से होती है, सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है।
ठीक है। तो टैक्स में कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, अभी अपन ये देखेंगे डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे एक यहाँ देख ले रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जीएसटी। अभी इनके बीच में डिफरेंस बताएंगे, लेकिन अभी एक इतना ध्यान रख के चलो कि डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं, जो डायरेक्टली आपको सबमिट करने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो एक किसी मीडिएटर, मतलब एक थर्ड पर्सन, आप हो, है ना, ये सरकार है, आपको डायरेक्ट टैक्स में आप सीधे यहाँ चल पैसा जमा करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में जो ए पर्सन है, ये आपसे पैसा कलेक्ट करता है, फिर सरकार को पैसा देता है। तो डायरेक्ट टैक्स उसमें इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं देते हो, आपके बदले में क्या देता है, कोई और पैसा सरकार को उतना टैक्स भरता है। पैसा आप ही का होता है, आप ही से कलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट में 100 रुपये का खाया, 20 रुपये क्या लगा, टैक्स लगा। तो रेस्टोरेंट का जो ओनर होगा वो 20 रुपये, 100 रुपये अपने रख लेगा और 20 रुपये आपकी तरफ के सरकार के रख लेगा। और जब वो टोटल टैक्स भरेगा तो ये 20 रुपये कहाँ रख, किसके पास जमा कर देगा, गवर्नमेंट में, सरकार के पास जमा कर देगा। इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, मतलब आपका कर का बोझ तो आपके ऊपर आ रहा है, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या हो, तो करदाता, आप कर जमा करने नहीं जाते हो। ठीक है, और अब ये हो गया। गैर कर, सॉरी, गैर राजस्व, गैर कर राजस्व क्या होते हैं, मीन्स गैर, क्या गलती हो रहा है, गैर राजस्व कर मीन्स ऐसे सरकार की ऐसी राजस्व इनकम जो किससे आ रही है, मतलब जो टैक्स के थ्रू नहीं आ रही है। कैसी है, नॉन टैक्स है, गैर कर है। जैसे सरकार, आप कहीं घूमने गए तो वहाँ फीस लगती है, ताजमहल वगैरह घूमने जाओ, लाल किला घूमने जाओ तो वहाँ कुछ फीस लगती है। ठीक है, तो वो हो गई। तो ये क्या है, आपके ऊपर टैक्स तो नहीं लगा, आप नहीं जाओगे तो नहीं लगेगा, आप गए तो आपको लगेगा। उसके बाद क्या लगती है, फाइन। आपने कोई गलत काम किया, आपने रूल रेगुलेशन तोड़े तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो ये कैसे होते हैं, गैर कर राजस्व होते हैं। ऐसे कर या ऐसे ऐसा राजस्व या ऐसी सरकार की राजस्व की इनकम जो किससे आ रही है, करों के अतिरिक्त आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, राजस्व सरकार की या लोक आय के दो स्रोत में कौन है, कर, गैर कर, अभी और देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, पूंजीगत प्राप्तियां, इससे भी सरकार को आय होती है। पूंजीगत प्राप्तियों से कैसे आय होती है सरकार को, जैसे पूंजीगत प्राप्तियों को दो से सरकार को दो प्रकार मतलब आय होती है। ठीक है, तो ये दो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सरकार पूंजीगत प्राप्तियों से आय करती है, ये सरकार के लिए क्या बन जाते हैं, बाद में दायित्व बन जाते हैं। जैसे आपने 20 साल के लिए क्या लिया, लोन लिया, क्या किया, 20 साल के लिए आपने लोन लिया। ठीक है, अब ये 20 साल के लिए जो लोन लिया था, मान लो 2000 करोड़ रुपए लिए थे। ठीक है, तो ये कभी ना कभी तो लौटाने पड़ेंगे, 20 साल बाद नहीं तो 25 साल बाद लौटाने पड़ेंगे। तो ये भले ही आपकी इनकम है, कौन सी है, पूंजीगत
प्राप्ति है, ये भले ही आपकी पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन क्या है, ये आपका एक क्या बन गई है, दायित्व बन गई है कि आपको कुछ समय बाद इस पैसे को लौटाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं ये दो तरह से आती हैं, मतलब ये टैक्स एक्ट से नहीं आ रही, ये किससे आ रही कि आपके पास कुछ कैपिटल थी, मतलब आपके पास कोई असेट थी, प्रॉपर्टी थी, आपने क्या किया, असेट थी, ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ अपने लिए दायित्व क्रिएट कर लिए और आपने क्या कर लिया, वो इनकम जनरेट की। जैसे ऐसे दायित्व, ठीक है, ऐसे पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे क्या होता है, ऋण जनरेट होता है। ठीक है, जिससे सरकार क्या चली जाती है, ऋण में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड, सरकार लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसा निकालती है तो उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और टी बिल कब बोलते हैं, जब सरकार शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निकाल लेती है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए, किससे, लोगों से। जैसे एक योजना थी कि मतलब सुकन्या योजना, कि आप पेरेंट्स 18 जो बच्ची कैसी है, नाबालिग है, उसके नाम पर उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, कुछ पैसा सरकार के पास जमा करेंगे और सरकार बढ़ी हुई ब्याज दरों के आधार पर वापस पैसा लौटाएगी। तो सरकार जब पेरेंट्स पैसे जमा कर रहे हैं तो पेरेंट्स क्या दे रहे हैं, उसे सरकार को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ऐसे मार्केट लोन भी लेती है, बॉन्ड भी करती है, इशू करती है, सरकार ट्रेजरी बिल जो छोटे होते हैं उनके थ्रू भी होती हैं। तो ये कैसी होती हैं, डेब्ट कैपिटल रिसीव या ऋण आधारित आय, मतलब इससे सरकार को आय तो हो रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दायित्व बन रहा है कि सरकार को के लिए एक लायबिलिटी बन रही है कि सरकार को फ्यूचर में ये दायित्व क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आंतरिक सोर्स से भी सरकार ऋण ले सकती है और बाहरी सोर्स से भी सरकार ऋण ले सकती है। सरकार बॉन्ड इशू कर दे मार्केट में, सरकार कुछ पैसा लेना चाहते तो सरकार एक स्लिप निकाल देती है कि आपने हमें इतना पैसा दिया, हम इतने साल बाद आपको इतना पैसा देंगे। ठीक है, या फिर सरकार कहीं बाहर से भी लोन ले सकती है, जैसे आईएमएफ से लोन ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से। आईएमएफ से हमने कब लिया था, 1991 की क्राइसिस हुई थी जब, तो तब हमने क्या किया था, आईएमएफ से लोन लिया था। वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकती है। तो हम जो डेब्ट है मतलब ऋण है वो आंतरिक भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आंतरिक भी ले सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। अच्छी बात इंडिया के पर्पस में यह है कि इंडिया का ज़्यादातर लोन कहाँ है, देश के अंदर से ही इंडिया ने ज़्यादातर लोन लेके रखा है। ठीक है, तो इससे हमारे देश में कभी भी मतलब कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब ऐसे कुछ कैपिटल रिसीव्ड मतलब जहां सरकार अपनी प्रॉपर्टी बेच के क्या कर रही है, पैसा कमा रही है, जिनमें डेब्ट क्रिएट नहीं होती, मतलब जिनमें ऋण नहीं निकलता। सरकार इससे पैसा कमाती है लेकिन कैसे, बगैर या बिना ऋण के। ठीक है, कैसे कर सकती है, सरकार की कोई सरकारी कंपनी है उसमें क्या कर दे, अपने हिस्सेदारी बेच दे। ठीक है, तो उसमें जो पैसा बनेगा वो पैसा कैसा होगा, कैपिटल रिसीव्ड होगा, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ असेट, आपने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बेच के क्या किया है, वो पैसा बनाया है। ठीक है, तो वो कैपिटल रिसीव्ड तो होगा लेकिन कैसा होगा, नॉन डेब्ट, मतलब गैर ऋणकारी होगा। ठीक है, दूसरा सरकार अपनी संपत्तियों की बिक्री कर दे, जैसे कोई प्रॉपर्टी है बेच दी सरकार ने, है ना, वो कर दे, तो उससे भी जो इनकम होगी वो भी कैसे होगी, गैर ऋणकारी होगी। अग्रिम धन वापसी, सरकार ने जो लोन दिया था दूसरे देशों को, अगर वो क्या आ जाए, वापस आ जाए। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, मतलब हमने पैसा दिया, एक समय पे लगाया, फिर उससे हमने क्या लिया, वापस लिया। ऐसे ही सरकार ने जब फैक्ट्री बनाई होगी कोई, ठीक है, तो सरकार ने ये फैक्ट्री में पैसा डाला और बाद में अपनी हिस्सेदारी बेच के पैसा निकाल लिया। ऐसी सरकार ने एक, मान लो एक कंट्री है, कंट्री में पैसा डाला पहले और वापस कुछ सालों बाद क्या कर लिया, वापस निकाल लिया। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, अगर लोन की कोई रिकवरी भी कर रही है तो वो भी हमारे लिए क्या कर रही है, कोई भी ऋण
नहीं बनाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया? कि जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, वो या तो ऋण आधारित होंगे, क्या होगा, या गैर ऋण आधारित होंगे। ठीक है, मतलब गैर ऋण आधारित आय लिख सकते हो, और गैर आधारित आय होगी। मतलब यहाँ अगर सरकार पूंजीगत प्राप्ति में कुछ कलेक्ट करती है तो उस पर सरकार पे क्या होगा, ऋण चढ़ेगा, और सरकार को अपनी लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, कुछ सालों बाद चुकाना पड़ेगा। यहाँ सरकार क्या करती है, ठीक है, यहाँ सरकार जो भी आय होती है उसमें ऋण क्या होता है, नहीं चढ़ता है। ठीक है, जैसे सरकार ने अपनी किसी कंपनी में हिस्सेदारी बेच दी, सरकार ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो क्या होगा, गैर ऋण आधारित आय। ठीक है, अभी इन सब का यूज आएगा आगे चल के, तो याद समझते जाना। अब ये आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कि पब्लिक जो रेवेन्यू है उसके सोर्स क्या है, तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स मीन्स प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये दो प्रकार के कर होते हैं जो आपके ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये कर राजस्व हो गया। ठीक है, गैर कर राजस्व जैसा अपन ने कई बार देखा, क्या होता है, फी होती है, पेनाल्टी होती है, मतलब दंड, जुर्माना, या यहाँ फाइन भी लिख सकते हैं, है ना। कोर्ट का कोई जजमेंट आया कि आपको इतने पैसे रुपए फाइन में करने हैं, तो वो भी यहीं जाएगा। ठीक है, सरकार को कोई क्या मिलता है, ब्याज वापस मिलता है, मतलब इंटरेस्ट वापस मिलता है सरकार को, तो भी पे क्या होगा, वो गैर कर राजस्व होगा। और सार्वजनिक उपक्रम, मतलब सरकार की कोई कंपनी है, पीएसयू है मान लो, क्या माने, एक पीएसयू का नाम मान लो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने सरकार को कुछ इसकी कुछ आय हुई, तो इसका मालिक कौन है, सरकार। IOCL का मालिक कौन है, सरकार। तो IOCL क्या करेगा, अपने जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सरकार को ट्रांसफर कर देगा, तो वो भी किस में आएगा, गैर कर राजस्व में आएगा। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी, सरकार की कंपनी में, इवन RBI को भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्रॉफिट से पैसा मतलब प्रॉफिट बनाता है हर साल, और वो अपना पूरा प्रॉफिट, क्योंकि सरकार की 100% हिस्सेदारी है RBI में। ठीक है, मतलब पूरी सरकारी बैंक है, तो वो RBI क्या करता है, सरकार कुछ पैसा रख के इमरजेंसी के लिए, बाकी पैसा सरकार को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे पैसे को क्या बोलेंगे, गैर कर राजस्व। क्या आता है, फीस आती है, पेनल्टी आती है, लाभांश आते हैं, ब्याज आता है, और सार्वजनिक उपक्रम से आय आती है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, बोरोइंग, जब हम उधार लेते हैं, तो वो भी क्या है, हमारे इसमें आती है। तो इसमें हमने अपन लोगों ने देखा है कि आंतरिक ऋण भी होता है, और क्या होता है, बाहरी ऋण भी होता है। तो इन सबसे सरकार को क्या होती है, आय होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सब कैसी आय हो गई, मतलब ये रेवेन्यू आय हो गई। ठीक है, कौन सी, रेवेन्यू वाली। कैपिटल भी देखना, मतलब पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, दो प्रकार की होती है। पूंजीगत प्राप्ति में पहली प्राप्ति क्या होती है, जो क्या करती है, ऋण
क्रिएट करती है। और दूसरी प्राप्ति होती है जो कैसी होती है, गैर ऋण धारक होती है। ठीक है, तो सरकार को कर राजस्व से प्राप्त होता है। कर में कौन कौन से आते हैं, प्रत्यक्ष कर आता है, अप्रत्यक्ष कर आता है। कुछ ऐसा राजस्व होता है, रेवेन्यू होता है जो कैसा होता है, गैर कर मतलब टैक्स से बाहर होता है, जैसे शुल्क, पेनल्टी, लाभांश, ब्याज, सार्वजनिक उपक्रम से आय। ठीक है, कुछ सरकार ऋण भी लेती है या फिर मतलब उधार, बोरोइंग। तो इसमें क्या क्या आता है, आंतरिक ऋण होता है और बाहरी ऋण आता है। तो आंतरिक ऋण कहाँ से लेते हैं, देश के अंदर लोगों से लिया जाता है। और बाहरी ऋण कहाँ से लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF से लिया जाता है। इसके बाद सरकार की कुछ पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं जिसमें ऋण धारक आती है, जो अपन ने यहाँ पढ़ी, एक ऐसी हैं पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है, तो इसमें ऋण धारक होती हैं, कुछ गैर ऋण धारक होती है। गैर ऋण धारक क्या होती है, रिवीजन के लिए जैसे पहले बताया था कि सरकार किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है तो बी निवेश करती है अगर सरकार, तो वो कैसी होगी, गैर ऋण धारक होगी। ठीक है, तो या सरकार को अपना पैसा जो लोन में दिया था वो क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है, तो वो भी कैसा होगा, गैर ऋण धारक प्राप्ति होगी, पूंजीगत प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये सब जो चीज देखी है सरकार को कि सरकार की कितनी आय होगी। ठीक है, अगर आय होगी तो किससे होगी, मतलब कर वाली होगी, गैर कर होगा। ठीक है, या सरकार क्या करेगी, पूंजीगत आय करेगी। और पूंजीगत आय भी करेगी तो कितना लोन लेगी, मतलब ऋण लेगी, और कितना बिना ऋण के लेगी। ठीक है, कितना गैर ऋण से उसकी आय होगी। ठीक है, तो इन सब से सरकार जो आय के स्रोत है और जो सरकार के व्यय के स्रोत है, मतलब सरकार जहां पैसा खर्च करती है तो सरकार क्या करती है, कुछ राजस्व व्यय करती है जो सरकार को हर साल करने हैं। ठीक है, और कुछ क्या करती है, पूंजीगत व्यय करती है, जहां इन पूंजीगत व्यय में क्या होती है, संपत्ति का निर्माण होता है। और यहाँ पूंजीगत आय में क्या होती है, संपत्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पूंजीगत व्यय में क्या होता है, जो लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पूंजीगत आय में लाइबिलिटी बन जाती है, जैसे अगर ऋण लिया तो लाइबिलिटी क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, इस पूरे आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो किसमें होता है, सरकार के बजट में। सरकार अपने बजट में बताती है कि उसको किस सोर्स से, इन सब हेडिंग दी होंगी उसमें, कितनी आय होने वाली है और इन सब सोर्स से कितना उसे वो व्यय करने वाली है। इन सब का पूरा लेखा जोखा कहाँ होता है, बजट में। कहाँ होता है, बजट में। ठीक है, तो बजट क्या है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, क्या है, बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 112 के अंदर आपको कहीं भी बजट शब्द नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस विवरण में क्या होता है, सरकार अपनी आय और सरकार अपने व्यय के अनुमान को प्रस्तुत करती है। क्या करती, अनुमान लगाती है। जैसे जो लोग बाहर रहते हैं उनके जब मंथली पैसा आता है तो वो अपने उस पैसे के साथ साथ मंथली एक्सपेंडिचर जो उनका व्यय होने वाला है उसका भी क्या करते थे, अनुमान लिख लेते हैं कि लगभग इतना पैसा खर्च होगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा, वो वास्तविकता होगी। लेकिन आपने बजट तो बना लिया, और बजट हमेशा किस पे बेस्ड होता है, अनुमान पे, कि हाँ ऐसा इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे। बजट का साल वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, सरकार जो आय व्यय का लेखा जोखा करती है वो कब से, 1 अगस्त, मतलब सॉरी 1 अप्रैल, जैसे इस साल की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो गया और कब खत्म होगा, 31 मार्च 2026 तक।
ठीक है। बजट कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। और आर्थिक मामलों का जो क्या होता है विभाग होता है, वो क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, मतलब वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग होता है। टोटल 6 विभाग होते हैं। उन विभाग में से क्या होता है, एक आर्थिक मामले का विभाग होता है 6 में से, जो क्या करता है, बजट तैयार करता है। ठीक है, बजट का एक प्रारूप बनाता है। और ये प्रारूप को फिर कहाँ रखा जाता है? पार्लियामेंट में। किसकी अनुमति से? प्रेसिडेंट की अनुमति से। कौन रखता है? वित्त मंत्री रखता है। इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। अब बैलेंस बजट किसे बोलते हैं? मीन संतुलित बजट। जब सरकार की आय और व्यय बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब सरकार की आय भी अठन्नी है और खर्चा भी अठन्नी है। ठीक है, तो अगर सरकार 100 रुपये की आय है और 100 रुपये क्या है सरकार खर्च कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित बजट बोलेंगे। सरप्लस बजट, जब सरकार की आय व्यय से क्या हो, ज्यादा हो, मीन्स अधिशेष, सरकार कुछ पैसा क्या कर रही है, शेष बचा ले रही है। ठीक है, सरकार के पास कुछ पैसा बच जा रहा है, तो ऐसे बजट को क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट या अधिशेष बजट। डेफिसिट बजट, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बजट घाटा या घाटे का बजट। जब सरकार की आय कम हो और व्यय ज्यादा हो। ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री होती है, विकासशील देश होते हैं भारत जैसे, उनका मोस्टली बजट किस कैटेगरी में आता है? डेफिसिट बजट, मीन्स घाटे का बजट आता है। ठीक है, और हमें अपना पैसा क्या करना पड़ता है? लोन से पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो घाटा होता है, अभी तक जो पढ़ा कि बजट में जो घाटा होता है, मतलब आय और व्यय में जो मिसमैच होता है, मतलब जो मैच नहीं होता है, व्यय ऐसे ज़्यादा हो जाता है, ये कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो ये देखना है कि जो क्या है जो घाटा है, मीन्स आपका व्यय आपकी आय से ज़्यादा हो रहा है, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए कई प्रकार के कैलकुलेशन करती है। जैसे राजस्व घाटा, सबसे पहले इसे देखेंगे। कौन सा? राजस्व घाटा, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि सरकार की जो रेवेन्यू इनकम होती है, क्या होती है? सरकार की जो रेवेन्यू इनकम होती है, ठीक है, वो कम होती है किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। मतलब सरकार का जो राजस्व की क्या है, आय है, वो कम है, और सरकार का राजस्व व्यय क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे बजट को क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा हो, मतलब सरकार ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, अगर हम उससे कंपेयर करें कि सरकार की आय कितनी है, सरकार का व्यय कितना है, तो सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, उसे को हम क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे। ठीक है, अब ये सबसे खराब चीज है, मतलब आपके पास कोई और सोर्स नहीं है। अगर आपकी इनकम ही कम है, क्या है? इनकम कम है और खर्च व्यय ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसी भी देश के लिए सबसे खराब बात होती है। अगर किसी देश का राजस्व घाटा बहुत ज्यादा है, तो उस देश के लिए सबसे खराब बात होती है कि आप उतना कमा ही नहीं पा रहे हो जितना आपको खर्च करना है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी आय से क्या होती है? अधिक हो जाता है। ठीक है, सरकार क्या कर रही है? सरकार का जो टोटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकार का जो टोटल खर्चा है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, जो सरकार का टोटल खर्च है या व्यय है, ठीक है, वो क्या है, अगर वो सरकार के पूरे राजस्व क्या आय प्लस कौन सा गैर ऋण सृजक पूंजी, मतलब ऐसी पूंजी जो ऋण ना क्रिएट करती हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है, पहली ऋण सृजक और गैर ऋण सृजक, ठीक है। तो ऋण हम इसमें कौन सी लेंगे, गैर ऋण सृजक, ठीक है। तो अगर सरकार का व्यय टोटल आय जिसमें हम लोन हटा देते हैं, ठीक है, से ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं कि उस सरकार को क्या हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है। एक बार और देखेंगे इसे, ठीक है। तो अगर सरकार का जो व्यय है, कौन सा व्यय, टोटल व्यय, है ना, टोटल कुल व्यय जो सरकार कर रही है, अब इस व्यय के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, सरकार की राजस्व आय से आएगा, है ना, प्लस पूंजीगत प्राप्तियों से आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, राजस्व घाटे में हम टोटल जो सरकार का व्यय है वो इन दोनों को प्लस करके हम देख रहे हैं कि सरकार इतना जितना कमा पा रही है टोटल अपने आय के साधनों से या सरकार नहीं कमा पा रही है। लेकिन यहाँ हम कौन से लेते हैं पूंजीगत गैर ऋण वाले, ठीक है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। ये बाद में क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद बना रहे हैं कि हाँ गैर ऋण की बात हो रही है कि गैर ऋण लेना है। अब सरकार जैसे मान लो राजस्व टोटल व्यय कितना है सरकार का, 500 रुपये, राजस्व के कितने आ रहे हैं 400, और सरकार गैर ऋण से कितना कमा पा रही है 500, ठीक है। तो कितना हो गया 500 माइनस 450, कितना हो गया 50। तो सरकार को 50 रुपये क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमें क्या बताता है कि सरकार को अब कितना ऋण लेना पड़ेगा, ठीक है, ये राजकोषीय घाटा बताता है। इस समय भारत का राजकोषीय घाटा 4.8% के लगभग चल रहा है, मतलब जीडीपी का 4.8% हम ऋण लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी घाटा या प्राथमिक घाटा, इसमें क्या होता है, राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटाने की राशि बचती है। जैसे मान लो अब कोई मान लो पुराने समान जब उसमें कोई घाटा हुआ, मतलब कितना हो रहा, अभी अपन ने क्या देखा, कि पिछली स्लाइड में क्या देखा कि 50 रुपये ऋण लेना पड़ रहा है अपने खर्च पूरे करने के लिए। तो सरकार के ऊपर क्या आ जाएगा कि सरकार को 50 रुपये ऋण लेना पड़ रहा है, कौन सा, राजकोषीय ऋण लेना पड़ रहा है घाटे की वजह, राजकोषीय घाटे की वजह से क्या हो रहा है, सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है। लेकिन मान लो नरेंद्र मोदी सरकार अभी प्रेजेंट में, उसे 30 रुपये वो भी चुकाने पड़ रहे हैं जो उसकी सरकार ने नहीं लिए थे, ठीक है। मतलब पिछली सरकारों ने कोई ऋण लिया था
उसके ब्याज का भुगतान अभी की सरकार कर रही है। तो क्या अभी की सरकार बोलेगी कि 30 रुपए हमारे खाते में डालो, है ना? तो वो तो ये बोलेगी ना कि 50 रुपए हम ऋण ले रहे हैं, लेकिन उसमें से 30 रुपए कौन से हैं जो ऋण हमने कभी लिया ही नहीं है। तो मतलब टोटल हमारा कितना घाटा हुआ, 20 रुपए का, क्योंकि 30 रुपए हम वो भर रहे हैं जो पुरानी सरकार ने लिए थे, ठीक है, उसका ऋण हम भर रहे हैं। तो अभी की सरकार क्या बोलेगी कि 20 रुपए, मतलब कितना हम घाटा लग रहा है हमें, सिर्फ 20 रुपए का, ठीक है। तो इस घाटे को क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा। मतलब आपने को जितना लोन लेना पड़ रहा है, मतलब आप जैसे ये लिखा ना राजकोषीय घाटा, तो इसको मतलब क्या होता, लोन। आपको जितना लोन लेना पड़ रहा है, आप उसमें से आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब ब्याज पे कर रहे हो, उसको माइनस कर देते हो, तो क्या आ जाता है, प्राथमिक घाटा, ठीक है। वैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लोन को क्या लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट, या फिर ऐसे लिख दो ब्याज। मतलब आपको 50 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन आप 30 रुपए आपने वो लोन लिया ही नहीं है, वो पुरानी सरकार ने लिया था। तो क्या आप मानेंगे कि वो लोन, मतलब हमें घाटा क्यों लग रहा है 50 रुपए का, हमें एक्चुअल में घाटा कितने का है हमारी सरकार में, 20 रुपए का, लेकिन हमें 30 रुपए उस पुरानी सरकार के भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो इतना लोन लेके बैठी है कि हमें उसका ब्याज भरना पड़ रहा है। तो अभी करंट गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमारा एक्चुअल घाटा कितने का है, 20 रुपए का, ठीक है। तो जब हम राजकोषीय घाटा में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं, जो पुराने लोन लिए गए थे उनका ब्याज, तो क्या आता है, प्राथमिक घाटा। और ये मेनली सरकार अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती है, अपने आप को बचाने के लिए बोलती है कि हमने अपने घाटे को कंट्रोल किया है, और जो घाटा हो रहा है वो हमारी वजह से नहीं हो रहा है, वो किसी पुरानी सरकार की वजह से या पुराने लोन्स की वजह से हो रहा है। लास्ट, प्रभावी राजकोषीय घाटा। अब देखो कि रेवेन्यू डेफिसिट, या इसी को अपन बोलते हैं राजस्व घाटा, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट कुछ हो रहा है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट मतलब आप क्या कर रहे हो, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या ले, आपकी टैक्स से कितना पैसा आया, 400 रुपये, है ना। तो रेवेन्यू मतलब राजस्व का पैसा किससे आया, कितना आया, 500 रुपये, लेकिन खर्च कितने हो रहे हैं आपसे, खर्च कितने हो रहे हैं आपसे, 600 रुपये। ये क्या है, व्यय है, ठीक है। तो 100 रुपये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट, या फिर कौन सा, राजकोषीय घाटा। लेकिन यहाँ एक कैच है, मतलब कोई आपको कैसे ब्लेम करेगा कि आप 500 रुपये कमा रहे हो, आप खर्च कितने कर रहे हो, 600 रुपये का। तो आप अपने आप को, जो सरकार होगी वो अपने आप को इस तरीके से डिफेंड करने लगी कि हम राज्यों को इस 500 रुपये में राज्यों को कुछ अनुदान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राज्यों को कुछ अनुदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो राज्य उस अनुदान में से कुछ पोर्शन को किस में खर्च कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय कर रहे हैं। मतलब ये रेवेन्यू के पार्ट के अंदर नहीं आता है। वो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, रेवेन्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, राजस्व निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सरकार क्या बोलेगी कि ये रेवेन्यू के अंदर जो पूंजीगत व्यय, जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पैसा ट्रांसफर किया है, वो क्या है, वो पूंजीगत व्यय के अंदर नहीं, वो रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व के अंदर नहीं आता, वो किसके अंदर आता है, पूंजीगत। तो भैया इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो वो यहाँ हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है, जो भी सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व का घाटा है, उससे क्या कर देती है, जो सरकार ने ग्रांट दिए हैं, क्या दिए हैं, अनुदान,
किसे? राज्यों को। और राज्यों ने वो अनुदान का पैसा कहाँ खर्च किया है? पूंजीगत। राज्यों ने वो पैसा कहाँ किया गया? पूंजीगत व्यय किया। मतलब कोई संपत्ति का निर्माण हुआ है राज्यों के द्वारा। रेवेन्यू में तो कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता, लेकिन राज्यों को वो पैसा रेवेन्यू से दिया गया और राज्यों ने क्या किया? एक संपत्ति का निर्माण किया। ठीक है, तो क्या होगा? वो कह रहे इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो जो आएगा वो क्या आएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। कि हाँ, ये असली रेवेन्यू डेफिसिट है। ये क्या है? असली राजस्व घाटा है। ये क्या है? असली रेवेन्यू डेफिसिट या असली राजस्व घाटा है, क्योंकि हमारा जो पुराना राजस्व घाटा था, मतलब जो पुराना रेवेन्यू डेफिसिट था, जो पुराना राजस्व घाटा था, उसका कुछ पोर्शन जो राज्यों को मिला था, उन राज्यों ने क्या किया? उसके कुछ पार्ट किसके निर्माण में लगा दिए? पूंजीगत व्यय में लगा दिए। तो जब उनने उस पोर्शन को पूंजीगत व्यय में लगा दिया तो वो रेवेन्यू का पार्ट तो होगा नहीं, तो रेवेन्यू घाटे का पार्ट कैसे होगा? तो इस वजह से रेवेन्यू डेफिसिट में से हम जो अनुदान है, ऐसा अनुदान जो किस में खर्च हो चुका है? पूंजीगत व्यय में खर्च हो चुका है, उससे क्या कर दे? माइनस कर दें। तो हमारा क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, या क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। अब कुछ वो कर लेते हैं क्वेश्चन। ए हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो गया। अब क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि बजट जो होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब हो सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखते हो। तो क्या है? जो बजट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, तो शेष बजट, घाटे का बजट, ये तो नहीं होता। क्या होता है? एक राजस्व का पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? पूंजीगत बजट या पूंजी बजट होता है। मतलब एक रेवेन्यू पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? कैपिटल पार्ट होता है। एक राजस्व का होता है और दूसरा पूंजी बजट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदी के दौरान सरकार को क्या करना चाहिए? यूपीएससी में भी आया था। क्या करना चाहिए जब मंदी हो? तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे और ब्याज की दरें कम कर दे। तो सेकंड, खर्चे बढ़ाएगी सरकार तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। जो उस, जैसे मान लो सरकार रोड बना रही, तो रोड बनाने में कुछ मजदूर लगेंगे, तो उन मजदूरों के पास पैसा आएगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे? फिर उस पैसे को खर्च करेंगे। और सरकार करों में कटौती कर दे तो लोगों के पास, अब लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण लोगों को के पास पैसा बचेगा। क्या होगा? लोगों के पास पैसा बचेगा। ठीक है, तो सरकार जब भी मंदी होती है तो सरकार क्या कर दे? या तो खर्च मतलब बढ़ा दे, और या फिर क्या कर दे? करों में कटौती कर दे। तो दो चीज़ें अगर सरकार करती है कि अपने खर्च बढ़ा देती है तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, या टैक्स में कटौती कर दे तो लोगों के पास पैसा बचने लगेगा। अब जो कराधान है, धान है ना, मतलब टैक्स, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, वो किससे संबंधित है? तो अपन ने पढ़ा कि टैक्स मतलब इनकम, कराधान मतलब इनकम, और एक्सपेंडिचर किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति में ही तो होता है। क्या? व्यय और एक्सपेंडिचर किस में होता है? राजकोषीय नीति में। अब जो बजट का दस्तावेज, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। जो बजट का दस्तावेज होता है उसको वर्गीकृत किस में किया जाता है? पहले करते थे किसमें? योजना और गैर योजनागत व्यय, मतलब प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्लान के द्वारा बनाया गया है और जो अलग से बनाया गया है। तो बजट के पहले ऐसा होता था कि दस्तावेज को किस में करते थे? योजना और गैर योजनागत व्यय। ठीक है, इनमें करते हैं। तो फोर्थ इसका क्या होगा? आंसर होगा।
अब आपकी इकोनॉमी की ये वाली हिंदी मीडियम की क्लास फिनिश हुई, ठीक है। और थैंक यू।